ये गाड़ी आगे से ठुकी भी है तो इसके ब्रेक ही नहीं लगते थे। मतलब 30,000 किलोमीटर तक आपने 2 सिलेंडर पे चलाई लगभग। हाँ, ये लगाओ कि 18,000 से 30,000 किलोमीटर तक 2 सिलेंडर पे ही चली है ये गाड़ी। तो अच्छा खासा ड्रॉप यहाँ पर पावर में एसी के साथ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हमारे पास है एक एंट्री लेवल कार जो कि बहुचर्चित तो है लेकिन उतनी ज़्यादा चर्चा में नहीं है जितनी ज़्यादा ऑल्टो हुआ करती है, उतनी ज़्यादा क्विड हुआ करती है। लेकिन फिर भी इसको चुना गया और चुनने के बाद ये लगभग 50,000 किलोमीटर चल चुकी है। और 50,000 किलोमीटर में क्या इसकी हालत है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, सारा कुछ पता करेंगे। हमारे साथ है आज नितिन जी, और बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर। ये आपने पेट्रोल वेरिएंट लिया था और उसके बाद जैसा कि आपने बताया सीएनजी इसके अंदर लगवाई। एक्चुअली 2017 जुलाई 2017 मैंने इसको परचेज किया था। उसके बाद ये सिर्फ 700 या 800 किलोमीटर चली थी, तब मैंने इसमें सीएनजी लगवा दी थी। लोग जो कहते हैं कि भैया 8-10 हज़ार किलोमीटर जो है वो पेट्रोल में रवा करो पहले। नहीं, मेरा पर्पज सिर्फ और सिर्फ ये गाड़ी लेने का था कि सीएनजी वाली गाड़ी लेनी है, क्योंकि एक्चुअली पहले से मेरे पास डीजल गाड़ी थी। तो सीएनजी वाली गाड़ी तो ऑल्टो K10 भी आती है, कंपनी फिटेड सीएनजी आती है, सिलेरियो भी आती है। 5 लाख प्लस थी और ये गाड़ी मेरे को लगभग 3,85,000 में विद सीएनजी विद सीएनजी मैंने ये गाड़ी खरीदी थी। तो ये 3,54,000 रुपये मेरे को उस टाइम पड़ी थी ऑन रोड। उसके बाद मैंने इसमें 30,000 या 32,000 रुपये इसमें सीएनजी के लगे थे, और उसके बाद तब से सीएनजी पे ही चल रही है। 2017 में खरीदी थी? 2017 में। मोटर डिस्काउंट चल रहा था? इस पे डिस्काउंट चल रहा था उस टाइम पे, और इस पे इंश्योरेंस भी फ्री था। अच्छा, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 1000 सीसी वाली गाड़ी पे क्यों नहीं गए? तब तक इसमें 1000 सीसी का कोई वो था नहीं। इसकी सिर्फ और सिर्फ सीटिंग के को देखते हुए, वैगनआर की जैसी सीटिंग है इसकी, थोड़ा थाई स्पोर्ट भी और ऊंचा बैठता है आदमी इसमें, इसीलिए ये ली थी। विजिबिलिटी वगैरह बहुत बढ़िया है। कभी ज्यादा मतलब 3-4 बंदे, 4 या 5 बंदे बैठ के चलाई है गाड़ी? नहीं, सिर्फ इसमें 2 ही, मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा इसमें कभी बैठते ही नहीं। फिर बड़ी गाड़ी है तो कोई। अच्छा, इसके अंदर कभी बैठे नहीं। आपने बड़ा ये एक रोचक किस्सा जो है वो इस गाड़ी के बताया था, इस गाड़ी के बारे में, तो वो थोड़ा सा शेयर करोगे? एक्चुअली जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो इसकी फर्स्ट सर्विस से ये मेरी एक ही प्रॉब्लम थी, और मैं हर बार सर्विस एडवाइज़र को बताता रहता था कि भैया इसके ब्रेक नहीं लग रहे। हाँ। ये गाड़ी आगे से ठुकी भी है तो इसके ब्रेक ही नहीं लगते थे, तो आगे से लग गई थी। तो मैंने कई बार उनको बोला, वो कभी किसी टायर को खोल के उसको साफ़ कर देते, कभी कुछ कर देते, कभी कुछ कर देते, लेकिन कोई संतोषजनक कोई इसका वो मिला ही नहीं। फिर वो जब ये 30,000 किलोमीटर चल चुकी थी, उसके बाद पता लगा कि इसमें कारण क्या है। 18,000 किलोमीटर जब ये चली थी तब तक तो ठीक ठाक चली। उसके बाद तो भाई साहब जो मैंने 10-11 इसको चलाया है वो मैं ही जानता हूँ मैंने कैसे कैसे चलाया है इसको। कैसे? सीएनजी पे काम करना छोड़ गई थी। एक्चुअली हुआ क्या है, इसका पता नहीं वो स्टार्टिंग से था या बाद में हुआ। 3 सिलेंडर गाड़ी है ये, और इसमें से सिर्फ 2 ही काम कर रहे थे, एक सिलेंडर ने कभी काम ही नहीं किया इसका। मतलब 30,000 किलोमीटर तक आपने 2 सिलेंडर पे चलाई लगभग? हाँ, ये लगाओ कि 18,000 से 30,000 किलोमीटर तक 2 सिलेंडर पे ही चली है ये गाड़ी। तो आपको वाइब्रेशन महसूस नहीं होती थी? वाइब्रेशन तो सर इसमें अब तीनों पे चल रही है तो भी है। कंबशन नहीं हो रहा था उसमें ऊपर से, लेकिन पिस्टन तो काम कर रहा था ना, जो बैलेंसिंग होती है वो काम कर रही थी। ये इनका शुरू का वहम होगा ना कि भाई 3 सिलेंडर गाड़ी है तो हो सकता है कि वाइब्रेशन हो इसके। नहीं सर, वो पिकअप का ही पता है। जब स्टार्टिंग में मैंने इसको पेट्रोल में भी चलाया, उसके बाद सीएनजी पे भी चलाया, लेकिन अब और पहले वाली में दिन रात का फर्क है। अब आप देखो 800 सीसी की अगर किसी गाड़ी से कंपेयर करो इसकी चाल को देख के, देखो क्विड में भी सेम इंजन है। मैंने क्विड को चलाया है, क्विड इससे महंगी थी तो मैं क्यों महंगा लगाऊं। जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मेरी जो रनिंग थी 50 किलोमीटर, और वो सीएनजी वाले एरिया से होकर निकला, तो उस पर्पज के हिसाब से ये मेरे लिए ठीक है गाड़ी। सीएनजी की ट्यूनिंग वगैरह कैसी है बैठी है इस गाड़ी के? आज तक सीएनजी के लिए मैं कभी इसको रिपेयर करवाने के लिए लेके ही नहीं गया हूँ। सीएनजी वाले के पास एक बार गया था, जब इसने पिस्टन में काम छोड़ा तो उसी ने बोला कि सर इसके ना वाल्व वगैरह चेक करवाओ आप, या हो सकता है इसमें कंप्रेशन नहीं है किसी उसमें। तो फिर मैं एजेंसी में उसी दिन लेके गया। एजेंसी वालों ने मेरे को दौड़ाया, कुंडली लेके गए वो किसी दूसरी शोरूम पे, वहाँ उन्होंने वो इंजन कंप्रेशन चेक किया,
तो फिर पता लगा कि इसका एक सिलेंडर काम ही नहीं कर रहा। तो ये बताइए कि पेट्रोल में तो जैसे आपकी MID में मैं देख पा रहा हूँ कि 18 का माइलेज दिखा रहा है, हाँ। CNG में कितना देती है माइलेज? CNG में ये 30 से ऊपर एवरेज देती है। मैंने इसको एक बार लंबा चलाया था, सिर्फ हम 2 पैसेंजर, मतलब मैं और एक को पैसेंजर मेरे साथ, तो तब इसने 373 किलोमीटर, अच्छा। एक सिलेंडर मतलब इसमें 14 किलो का सिलेंडर और उसमें लगभग 10 किलो गैस आती है। अच्छा, एक लॉन्ग रन में चलाया आपने? हाँ, लॉन्ग रन में सर। बीच में जैसे यहाँ से गया मैंने दिल्ली से रिफिल करवाई, CNG फुल करवाई, फिर मैं इसको लेके गया कैथल तक गया हूँ, वापस आया हूँ, यहाँ के फिर घर पे स्टे हुआ है, अगले दिन फिर लेके गया हूँ, तब मैंने इसमें CNG डलवाई थी, तभी CNG पे ही चल रही थी और 373 होने के बाद फुल टू पैसा वसूल है, फुल पैसा वसूल। अगर मेरा परसेप्शन जो है कि मेरे हिसाब से मैंने इससे पैसे, अब जब ये 1 लाख किलोमीटर चल जाएगी इसके पैसे पूरे हो जाएंगे। यार वही बात है, 3.5 लाख में और क्या लोगे? सारे काम भी निकाल रही है और अच्छे से निकाल रही है। हाँ, AC में भी बैठ जो रहे हैं पर्पज, जिस पर्पज के लिए ली गई थी वो ये अपना हर पर्पज उसको पूरा कर रही है। सर्विस कॉस्ट के बारे में आप कुछ कहना सर्विस सर, मैंने इसकी 3 जो फ्री सर्विस थी स्टार्टिंग वाली वो मैंने करवाई, एजेंसी से ही करवाई। उन्होंने वो 30,000 वाली भी, मैंने 28,000 किलोमीटर जब ये खराब हुई थी तब उन्होंने मेरे को सर्विस करके दे दी। अब ठीक चलेगी, ये चलेगा, वो चलेगा, मैं आ गया। अब वही है ना कि किसका सिर फोड़े, जो हो गया वो तो हो गया। अब तो किसी के साथ कोई झगड़ा तो करना ही नहीं है। तो मैं अपना जैसा था वैसा लेके आ गया। फिर मैंने इसको बाहर एक मैकेनिक को, भैया इसका तो वाल वगैरह गटी मिलेंगी और इसका कोई वो नहीं है, तो फिर मैंने ठीक करवाया। उसमें 7,000 रुपये लगे थे। ओवरऑल सर्विस कॉस्ट अगर मैं एजेंसी की बात करूँ तो एजेंसी में होती थी लगभग 3,000 के करीब, और जब अब मैं बाहर से इसकी सर्विस करवा रहा हूँ तो इसमें सिंथेटिक ऑयल डलवाया मैंने। सारा जो भी पार्ट डलता है वो क्विड रेनो का ओरिजिनल लेके आते हैं हम, क्योंकि इंजन तो सारा वही है, क्विड वाला ही है, सारा स्पेयर पार्ट भी वही डल रहा है इसमें। वो ओरिजिनल डलने के बाद 1800 रुपये में विद मैंने उसको जो 200 रुपये मैकेनिक ने भी लेबर ली मेरे से, 1800 रुपये में हो जाती है। एक बात जरूर जानना चाहेंगे हमारे दर्शक, खास तौर पर इन गाड़ियों को लेते टाइम थोड़े से कतराते हैं, क्यों? एक तो भाई साहब बाहर काम कैसा होता है, बाहर कर देते हैं, इसके काम कर देते हैं। हाँ बाहर, हाँ, लेकिन इंजन के लिए अब मना कर दिया। इसमें एक हल्की सी लीकेज है ऊपर टैपेट कवर में, तो मैंने एक मैकेनिक को बोला कि भैया इसको थोड़ा देख दो आप इसको। बोला भैया इसको नहीं खोलेंगे, ये खोलते है ना इसका टैपेट कवर ही टूट जाएगा, प्लास्टिक का है, इसका नीचे से चैम्बर भी प्लास्टिक है, ऊपर टैपेट कवर भी प्लास्टिक का है। पार्ट्स वगैरह अवेलेबल हैं बाहर? पार्ट्स मिल जाते हैं और पार्ट्स ज़्यादा महंगे नहीं है, आपकी अल्टो वाली रेंज में ही है। आधे पार्ट तो रेनो के लग जाते होंगे। वही सारी चीज लग जाते हैं, ये बात अच्छी है। तो आप जी हाँ बाहर इसका काम थोड़ा सा कर भी देते हैं, जानकार मैकेनिक, और पार्ट्स वगैरह भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये बताइए कि नेगेटिव कौन से हैं इसमें जिसकी वजह से इसको लेना थोड़ा सा मतलब सही डिसीजन नहीं रहेगा? अगर देखो फैमिली कार के हिसाब से ले रहे हो, फैमिली में 4 बंदे हैं तो नहीं, 2 आदमी के लिए ठीक है, या कोई सिंगल है और जॉब पे जाता है तो उसको सिर्फ अप डाउन के लिए। छोटी है गाड़ी, कहीं भी पार्क कर दो, कहीं से भी निकाल लो इसको। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक है इसका, तो कहीं से भी निकाल लो इसको। जब ये गाड़ी 2 सिलेंडर वगैरह में चल रही थी, फ्लाईओवर वगैरह पे कैसे चढ़ा? फ्लाईओवर पे ये पता है, मैं CNG से इसको भाग के पेट्रोल में लगाना पड़ता था और वापस आते आ जाते थे। चढ़ते ऐसा रिवर्स में बिल्कुल वो इसका जान लगाना ही बंद कर देती थी। फिर पेट्रोल में फिर अब तो बाद में ये कंडीशन आ गई थी कि पेट्रोल में भी मतलब ख़त्म ही हो गई थी। AC चलाने के बाद तो चलती ही नहीं थी, लेकिन वो काम करवाने के बाद हेड का काम हुआ इसका, इसकी वाल सील मैंने सब कुछ ओरिजिनल दिल्ली से खुद जाके लेके आया मैं, और मैंने उससे डलवाया। अब मैं सेटिस्फाई हूँ उससे। जो इसने 20,000 किलोमीटर अब चली है, जो ये मक्खन भाई साहब, अल्टो भी चलाई है मैंने, सारी चलाई है, लेकिन 800 सीसी की अगर कोई गाड़ी है अपनी इंडियन मार्केट में, उनसे बेहतर चल रही है। अब ये मेरे को नहीं पता भाई, कोविड से कोई नाखुश भी है, डटसन से, रेडिगो से भी कोई नाखुश है, लेकिन मैं जिस काम के लिए मैंने ली थी वो ये काम बखूबी निभा रही है और अगले 50,000 किलोमीटर भी निभाएगी। तो चलिए अब इस गाड़ी को चला के देखते हैं। थोड़ा सा जो है ड्राइव एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हालांकि इस गाड़ी को तो मैंने काफ़ी चला लिया है, एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि गाड़ी चलती कैसे है। अभी जो है ये पेट्रोल में चल रही है और स्टीयरिंग काफ़ी बड़ा है। आजकल गाड़ियों में जो है छोटे स्टीयरिंग आने लगे। और रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की, अभी जो इन रोडों में लेके आया हूँ मैं, इस जगह पे लेके आया हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे गड्ढे हैं और बिना किसी परेशानी के, बिना नीचे लगे, ये जो है यहाँ पर पहुँच गई। अगर नॉइस की अगर मैं बात करूँ, क्विड से काफ़ी कम है यार इसके अंदर। अभी जो है गाड़ी पेट्रोल में चल रही है। पेट्रोल में जो 800 सीसी का इंजन है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं इसको चलाता हूँ AC के साथ, AC मैंने ऑन कर दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर परफॉर्मेंस दबी इस गाड़ी की, लेकिन
ये गाड़ी जो है 70-80 में क्रूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छी है। और अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी की, थोड़ा सा यहाँ पर बॉडी रोल है और एज ए एंट्री लेवल कार इसके स्टीयरिंग में उतना ज़्यादा मज़ा आपको नहीं आएगा जिससे कि एक ऊपर इसके सेगमेंट में आपको मिलेगा। एस्प्रेसो जो आप कहेंगे, एस्प्रेसो का जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है इससे कहीं ज़्यादा आपको अच्छा मिलेगा। डाउन शिफ्टिंग करनी पड़ेगी अगर आपको जो है ओवरटेक करना होगा इस गाड़ी में तो, क्योंकि 800 सीसी का इंजन है, इतनी पावर की उम्मीद उससे नहीं लगा सकते। जैसा कि आप महसूस कर पा रहे हैं अभी एसी चल रहा है, एसी का ब्लोअर भी चल रहा है और साथ में जो है हल्की हल्की गाड़ी की जो नॉइज़ है इतना ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी एंट्री लेवल कार है तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें चलेगी। अभी जैसे कि यहाँ पर थ्रोटल का उतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल रहा है, अगर मैंने यहाँ पर सेकेंड गियर में उठाई होती तो मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल पाता। तो अभी मैं इसको करूँगा गैस में, तो अच्छा खासा ड्रॉप यहाँ पर पावर में एसी के साथ और सीएनजी में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जब आपने अगर क्रूज़ करना हो हाईवे में 70-80 में और साथ में एसी भी चलेगा तो तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब जब आप सिटी में चलाएंगे ना सीएनजी के साथ तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको जो है गियर शिफ्टिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अगर मैं एसी को ऑफ कर देता हूँ तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स मेरा यहाँ पर बढ़ गया। लाइट फुट में अगर आप चलाएंगे तो अच्छा खासा माइलेज जो है आपको देगी। ब्रेकिंग इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगी मुझे इस गाड़ी की, और जैसा भाई साहब ने बताया पहले भी इशू रहे हैं ब्रेकिंग के, वो रिजॉल्व हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा ब्रेक इस गाड़ी में कम लगते हैं, तो इस हिसाब से चलानी पड़ेगी कि गाड़ी में ब्रेक कम लगते हैं। सो आगे की 2 सीटों में अच्छा खासा स्पेस है, मैं बैठा हूँ तो पीछे जो है 5.5 फीट का बंदा भी आसानी से नहीं बैठ सकता क्योंकि लेग रूम बिल्कुल भी नहीं है, और मेरी हाइट 6 फीट 4 इंच है। अगर यहाँ पर जो है 5-5.5 फीट का बंदा अगर गाड़ी चलाए तो ज़्यादा स्पेस जो है आपको मिलेगा पीछे की सीट में। इस गाड़ी की यूएसपी है वैल्यू फॉर मनी, सस्ते दामों में जो है आप गाड़ी ओन कर सकते हैं, और साथ ही में रनिंग कॉस्ट जो है इस गाड़ी की काफ़ी कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। हालांकि जो सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस है उतना अच्छा नहीं है, बाहर के मैकेनिक भी इस गाड़ी को ठीक कर लेते हैं, लेकिन जब एक नई गाड़ी लेता है बंदा तो बाहर के मैकेनिक पे डिपेंड नहीं रहता है, तो आप उस हिसाब से अपना डिसीजन बनाइए। हम लोग अमूमन मना करते हैं हमारे दर्शकों को कि भैया 800 सीसी के ऊपर मत जाया करो, ठीक है, कम से कम लो तो 1000 सीसी। आपको ये चीज़ फील नहीं हुई, चाहे भले ही लेने के बाद में फील हुई हो? ये मेरे को पता था कि 800 सीसी में, लेकिन जो पर्पज़ था कि मेरे को अकेला सिंगल चलना है मेरे को इस गाड़ी में, तो 800 सीसी मेरे लिए सफिशिएंट थी। और इसका फिर बैठने का, इससे बाहर निकलने का, अंदर बैठने का, मतलब रिलैक्स है गाड़ी, कोई ऐसी बात नहीं है। सस्पेंशन भी आप चेक करना इसका, वो भी ठीक ठाक है। अब अल्टो गाड़ी में उसमें तो भाई साहब अंदर बैठ गए तो बाहर निकलते वक्त काफ़ी परेशानी हो जाती है। आपने 50,000 चला दी है गाड़ी, तेज स्पीड पे कभी तो चलाई होगी थोड़ा बहुत? ये सीएनजी पे भी मैं आपको चेक भी करवा दूंगा, 120 प्लस भागती है। पेट्रोल में ये 140 प्लस जाती है गाड़ी, गई है, लेकिन अब तो जो नॉर्मल मैं इसको चलाता हूँ वो 60-70 क्योंकि बहुत बढ़िया। मतलब आपने चलाई है ना 120 140 तक। तो इसकी तेज स्पीड के अंदर स्टेबिलिटी वगैरह कैसी है? सब कुछ ओके, लेकिन मेरे को डर मेरे को सिर्फ एक ही था कि रुक जाएगी या नहीं रुकेगी। रुक गई थी, वो खाली रोड था तो रुक गई थी। थोड़ा सा ब्रेकिंग जो मैंने फील करी उतनी अच्छी नहीं है इस गाड़ी की, लेकिन हाँ रुक जाती है गाड़ी। ऐसे जो है फन टू ड्राइव गाड़ी नहीं है, भगाने के लिए नहीं है, ए से बी जो लोकेशन है वहाँ जाने के लिए, अगर सिंगल सवारी है आपके गाड़ी के अंदर तो उसके लिए बहुत अच्छी है। सीएनजी में भाई साहब कह रहे जो 30 प्लस का माइलेज दे देती है, और पॉकेट फ्रेंडली भी प्लस 35 मान के चलो आप इसको। अगर एसी में भी अगर आप चलाओगे तो ज़्यादा नहीं, 30 या 40 किलोमीटर का ही फ़र्क आता है। अब इसको मैं नॉर्मल बिल्कुल दिल्ली में जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाता हूँ तो ये 240-250 प्लस हर बार। अच्छा, कई बार सीएनजी पंप पे प्रेशर कम होता है तो सीएनजी ज़्यादा नहीं आ पाती, तब तो मतलब 240 तक फिर भी 9 किलो के आसपास तो आ ही जाती है। हाँ, ना इसके अंदर तो ये लगा लो 14 किलो का इनका सिलेंडर है जिसमें 9 किलो आ जाती है, 9 से 10 के बीच में आ जाती है। हाँ। देखिए गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन गाड़ी के जो है सर्विस स्टेशन ज़्यादा नहीं है इसके, ठीक है, उसकी वजह से क्या आपको कभी परेशानी हुई? लोकल मार्केट में पार्ट्स अवेलेबल है। अब जो मेरा लोकल जिससे मैंने परचेज की थी उन्होंने शट डाउन कर दिया, वो शोरूम ही शट डाउन है। अब तो या तो फिर दिल्ली या फिर करनाल है, उससे पहले तो मेरे हिसाब से कोई सर्विस स्टेशन है भी नहीं इसका। तो और फिर विश्वास उठ गया, मैंने जो उनको प्रॉब्लम बताई थी वही सोल्व नहीं हुई तो फिर उनके पास जाना बेकार है। बाहर से
मैकेनिक कर देते हैं उनसे अच्छा। मतलब अगर इस टाइप की गाड़ी है तो बाहर मैकेनिक से यारी दोस्ती करो, वो आपको बढ़िया काम करके दे बढ़िया देंगे। काम। तो इसके अलावा कोई खर्चा करा आपने इस गाड़ी में जिसमें खर्चा मांगा हो इस गाड़ी ने भैया? आज तक तो कुछ नहीं, सिर्फ एक ही बार वो जो हेड का काम हुआ था उसी में खर्चा लगा, नहीं तो तेल डलवाया, सीएनजी डलवाई और चलती रही है। सीएनजी ऑन पेपर मतलब 32,000 की पड़ी थी मेरे को, ऑन पेपर उन्होंने ही करवा के दिया था। कौन मेरे सी को। किट है? इसमें टोमेस्टो है, इटालियन सिक्वेंशियल किट है। सिलेंडर कितने किलो का है? 14 किलो। 14 किलो के सिलेंडर के बावजूद भी स्टेपनी ये पीछे आसानी से रख पा रहे हैं, और छोटा मोटा 10-15 किलो सामान जो है ऐसे भी रख सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस है। पार्सल ट्रे में भी इन्होंने जो है मजबूत वाली लगा रखी है, हाँ, वो जिसमें लकड़ी की। उसके ऊपर जो है आप सामान रख सकते हैं। लेकिन तो ये भाई साहब ने बताया कि भाई 3.5 लाख या 3.25 लाख लगा लेते हैं, उसके अंदर प्राइस का फुल पैसा वसूल कर रहे हैं इस गाड़ी के साथ में। अब पैसा वसूल हो रहा है। अरे तो सीएनजी के पास भी जो है 35 प्लस की माइलेज ये बता रहे हैं। पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आप ड्राइव कैसे करते हो और सीएनजी की सेटिंग जो है वो कैसी बैठा रखी है आपने अपनी गाड़ी के अंदर, पूरा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही भाई साहब ने बताया कि अगर आप फैमिली कार लेने की सोच रहे हैं तो इसको प्रेफर मत करना। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि क्यों इन्होंने ये गाड़ी ली, कितने की ली और कैसी ये चल रही है, कितना इसका रख रखाव जो है महंगा पड़ रहा है। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन इसी मैसेज के साथ समाप्त करना चाहेंगे कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जो है वो जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। थैंक यू सो मच नितिन जी। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।